बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ा हुआ है। सवाल बांग्लादेश से हो रही उकसावे वाली कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। सवाल है कि आखिर बांग्लादेश कैसे सुधरेगा? क्या बांग्लादेश को भारत की ताकत दिखाने का वक्त आ गया है? सवाल इसलिए क्योंकि एक और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला जारी है और एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। ढाका के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और वहीं दूसरी ओर बॉर्डर पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने भारतीय सीमा में न सिर्फ घुसपैठ की बल्कि असम से जुड़े बॉर्डर इलाके में एक मंदिर निर्माण का काम भी रोक दिया। हालांकि जब बीएसएफ ने दखल दिया तो बांग्लादेश के सैनिक पीछे हट गए। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश युद्ध के लिए उकसा रहा है? क्या बांग्लादेश जंग चाहता है और बांग्लादेश का इलाज क्या है? और क्या बांग्लादेश युद्ध चाहता है तो इसके पीछे कौन है? दरअसल बांग्लादेश का कंधा है, बंदूक है पाकिस्तान की और निशाना है भारत। ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश को बलि का बकरा बना रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की वो हालत कभी थी ही नहीं कि वो किसी भी मैदान में भारत का मुकाबला कर सके, और ना है। और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए ऐसे ही टेस्टिंग लैब बना रहा तो हाल पाकिस्तान जैसा ही होगा। ना खाने को खाना होगा, ना पीने को साफ पानी और ना पहनने को नए और साफ कपड़े। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की हिम्मत देखिए, अब उसकी सेना घुसपैठ कर यहां के मंदिर को भी रोकने की, मंदिर निर्माण को रोकने की हिमाकत कर रहे हैं। जाहिर है बांग्लादेश हर उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसका इलाज क्या है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या अब बॉर्डर पर लड़ेगा बांग्लादेश? बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ बड़ा कर रहा है। बांग्लादेश की किलर ड्रोन वाली साजिश, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की हिमाकत। क्या बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देगा पाकिस्तान? हिंदुओं पर हमले के बीच युद्ध की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत समेत कई देशों ने अपनी आवाज बुलंद की है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर दुनिया भर में काफी गुस्सा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बीच अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश की फौज भारत से जंग की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की फौज ने बॉर्डर पर TB2 किलर ड्रोन की तैनाती की है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर TB2 ड्रोन हमले के साथ ही जासूसी करने में भी माहिर है। बांग्लादेश ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा है। तो वहीं जंग की तैयारी कर रहे बांग्लादेश में एयरफोर्स के एयरबेस पे अलर्ट मोड पर है। इतना ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स भी रेड अलर्ट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बेहद उकसावे भरी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार BGB ने गुरुवार 5 दिसंबर को असम के श्रीभूमि जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुशियारा नदी के पास चल रहे एक मंदिर के जीर्णोद्धार के काम को रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने ये हिमाकत ऐसे समय में की है जब दोनों पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच खुद बेहद बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मदद करने की पेशकश की है। दरअसल पाकिस्तान में बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने की बात हर ओर हो रही है। बांग्लादेश में चर्चा आम है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खुलकर बांग्लादेश को मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम देने तक की बात भी पाकिस्तान की सड़कों पर हो रही है। अब भले ही भारत के खिलाफ बांग्लादेश को पाकिस्तान से मदद मिल रही हो, लेकिन भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर अपनी बात कही है, उससे एक बात तो तय है कि अब भारत आर पार की लड़ाई में है। और लगता है यही वजह है कि भारत ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यही है कि क्या बॉर्डर पर हरकत कर, हिमाकत कर युद्ध के लिए उकसा रहा है बांग्लादेश? क्या बांग्लादेश को अब ताकत दिखाने का वक्त आ गया है? बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। पाकिस्तान से बांग्लादेश की नजदीकियों की वजह क्या है? पाकिस्तान क्या बांग्लादेश को बलि का बकरा बना रहा है?
और विदेश सचिव जा रहे हैं बांग्लादेश। क्या उनके बांग्लादेश दौरे से हालात सुधरेंगे, या हम सीधे शब्दों में कहें कि बांग्लादेश सुधरेगा, बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज आएगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ डिबेट ओपन करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रैनिक दत्ता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक तस्वीरें और खबरें पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश और का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से लगातार उन गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं रैनिक, अब बॉर्डर पर गतिविधियां आप भी क्या महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि अब तक तो मंदिरों में हमले बांग्लादेश में या ढाका में और अलग अलग जगहों पर हम देखते थे, अब वहां के जवान यहां घुसकर हिंदुस्तान में मंदिरों पर हमले कर रहे हैं और मंदिर निर्माण रोक रहे हैं। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर में बॉर्डर गार्ड और बांग्लादेश की तरफ से आज जो घटना घटाया गया वो देखते हुए बता सकते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से अभी भारत में एंटर करना एक चालू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले भी दिखा गया था, TB2 ड्रोन को डिप्लॉय किया गया था भारत बांग्लादेश बॉर्डर में। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन पश्चिम बंगाल से गुजरा है, उसी जगह में ये TB2 ड्रोन को जो कि टर्किश ड्रोन है, जो कि अटैक करने में भी सक्षम है, ये ड्रोन को डिप्लॉय किया गया था। और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की तरफ से कहा जा रहा था कि ये पूरी डिफेंस के तरफ से डिप्लॉय किया गया है और जासूसी यानी नजरदारी रखने के लिए ये ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर ये जो TB2 ड्रोन है, ये TB2 ड्रोन को अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसा हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन जब बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर का सीमा, उस बॉर्डर का सीमा में डिप्लॉय किया जाए, उसको लेकर ही चर्चा चल रहा था। और उसी बीच पे आज असम में जो घटना घटा, असम का जो शिवभूमि डिस्ट्रिक्ट, उस जगह में जिस तरीके से स्पीड बोट लेकर BGP का जो जवान वो एंटर कर गए, क्योंकि एक मंदिर निर्माण हो रहा था और मंदिर निर्माण को रोकने के लिए ये BGP का जो जवान वो भारत का जो सीमा वो उल्लंघन करके भारत के अंदर आ पहुंचे थे और आप आके ये मंदिर तैयार करने में दखल अंदाज किए। ये जो पूरा घटना, ये घटना में बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का जिस तरीके से बॉर्डर गार्ड को हाई अलर्ट में रखा गया है, एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखा गया है, इसका ही नतीजा आज देखने को मिला। और हाई अलर्ट में रहने की वजह से ही कुछ भी मूवमेंट होने पर ही BGP की तरफ से इस तरीके का मूवमेंट होता है। और आज भी दिखा गया, ये बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड को हाई अलर्ट में रखने का नतीजा ही बोल सकते हैं। यानी एक तरफ जब बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार हिंदू जो परिवार है और इस्कॉन का जो परिवार है, उधर हमले का घटना घट रहा है। आज भी एक घटना घटा है जिधर इस्कॉन का और टेम्पल के ऊपर हमले का घटना घटा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के ऊपर हमले का घटना घटा है। इस तरीके का जो घटना एक से बढ़कर एक घटी जा रहा है, उसी टाइम पर बांग्लादेश के अंदर का ये जो सिविल वॉर, इसको कंट्रोल ना करके हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना, इसको रोकने के वजह बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से, बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट, उनके तरफ से बॉर्डर गार्ड को या आर्म फोर्स को हाई अलर्ट में रखा जा रहा है, एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखा जा रहा है। तो करीब बोल सकते हैं कि एक तरफ भारत को एक चुनौती देने का कोशिश बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, और जिसका नतीजा में ही आज दिखा गया कि BGP की तरफ से इस तरीके का जो इंप्लीमेंटेशन ये असम में हुआ है। बिल्कुल रहिए आप हमारे साथ। एक तरफ तो हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं, वहां पर मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, वहां साधु संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और अब बॉर्डर पर इस तरह की हिमाकत बांग्लादेश चाहता क्या है? जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना जरूरी है और यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश इतनी हिमाकत कर रहा है, इतनी ताकत हो गई बांग्लादेश की। भाई, भारत को आंख दिखाने की हिम्मत बांग्लादेश कर कैसे रहा है? इतनी ताकत तो नहीं है बांग्लादेश में। कितनी ताकत है जरा समझिए। आइए और तस्वीरें पहले देखिए, तस्वीरें अब तक की तस्वीरें आप जरा समझिए, रिकैप या अभी कुछ दिन पहले की तस्वीरें भी, अब तक जो जो हुआ है वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ, वहां पर कितनी ज्यादती हुई। ये थोड़ी आवाज भी इसमें दीजिए कि कुछ दिन पहले हमने ये तस्वीर दिखाई कि अंतिम संस्कार की शर्त अल्लाहू अकबर। वहां पर ये है कि हिंदू परिवार जो है उनका अंतिम संस्कार अगर किसी परिजन का होता है तो वहां पर शर्त ला दी जाती है कि अल्लाहू अकबर आपको बोलना है, इस्लामिक रीति रिवाज से करना है। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं बांग्लादेश में। ये स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की। कुछ और तस्वीरें भी देखिए,
किस तरह से अत्याचार वहां पर हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, किस तरह से जलाया गया ये आप देखिए, इसमें भी आवाज है और वहां पर चीख पुकार मचती है। और ये तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें लगातार अगस्त महीने से आ रही है। और ड्रोन, जिस TB2 ड्रोन की बात रैनिक दत्ता कर रहे थे, यही वो TB2 ड्रोन है। भारतीय सीमा पर बांग्लादेश ने तैनात किया है ये बैरक्टर TB2 ड्रोन, जो भारतीय सीमा पर तैनात करने का मतलब है कि ये दरअसल ड्रोन अनआर्म्ड जो व्हीकल है, युद्ध लड़ने में भी सक्षम है, अनमैन्ड व्हीकल है और इसमें ये क्षमता है कि युद्ध लड़ने में भी सक्षम है। और प्रेडेटर, अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर से इसकी तुलना की जाती है। टर्किश ड्रोन है, टर्किश ड्रोन, यहाँ 12 ड्रोन खरीदे गए जिसमें 6 अभी ऑपरेशनल हैं। एक और तस्वीर, भारतीय साड़ियों को जलाया जा रहा है। अब समझिए उकसावे की एक एक कार्रवाई की तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें उकसावे की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। एक एक तस्वीर ऐसा लग रहा है भारत को उकसाने के लिए, भारतीय साड़ियों को जलाना, 200 से ज्यादा हिंदू परिवार का पलायन होना। अब यहां पर ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर किसी भारतीय का खून खौल उठेगा, आक्रोश। और यही बांग्लादेश चाहता है कि भारत उकसावे की कार्रवाई में कुछ ऐसे गलती करे, भारत को उकसाना चाहता है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि हिंदुओं पर हमले, ऐसी ऐसी तस्वीरें, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ लगातार हम आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए भारत को उकसाने की कोशिश पहले हुई, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश सीधे बॉर्डर पर अब ड्रोन की तैनाती करता है। वहां जो बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो घुसपैठ की कोशिश करता है, घुसपैठ के बाद वहां पर तोड़फोड़ करता है। और ये तस्वीर देखिए, ये अभी रिसेंट में कल ढाका में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई। ये सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी गवाही देती हुई कि अगस्त महीने से कुछ नहीं बदला। मंदिरों पर तोड़फोड़, इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, वहां पर मूर्तियां जला दी गई। देखिए ये मूर्ति की स्थिति देखिए, आपकी रूह कांप उठेगी इन तस्वीरों को देखकर, आपकी रूह कांप उठेगी। हर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ यह सवाल है और हिंदुओं की आस्था पर इतना आघात, इतनी चोट, इतनी बड़ी चोट, मंदिरों में तोड़फोड़, हमारे आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियों को जलाया जाना, तोड़फोड़ करना, और वहां पर खुली छूट है कट्टरपंथियों को, कोई रोकने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो यहां के जो विपक्ष के नेता हैं उनका मुंह भी नहीं खुलता है इन तस्वीरों पर, क्योंकि मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण जो सबसे बड़ा सवाल है। यहां के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं, ऑल आइज ऑन रफा पर बोलने वाले इन तस्वीरों पर नहीं बोलेंगे, इन तस्वीरों पर उनके मुंह नहीं खुलेंगे, उनकी जुबान नहीं खुलेगी। यह भी शर्म की बात है। और लेकिन बांग्लादेश ये उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है? इतनी ताकत हो गई बांग्लादेश के पास, इतना ताकतवर बांग्लादेश है कि भारत को आंख दिखा रहा है। जिस भारत ने बांग्लादेश का जन्म दिया 1971 में पाकिस्तान से अलग करके, वो बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। जरा ताकत आपको दिखाते हैं और समझिएगा कहानी। बांग्लादेश के पास कितनी ताकत है? एक्टिव सैनिक हैं 1.63 लाख, भारत के पास 14.55 लाख। बांग्लादेश 216 एयरक्राफ्ट हैं, 2296 एयरक्राफ्ट भारत के पास। फाइटर जेट 44 है सिर्फ, यहां 606 एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट विमान बांग्लादेश के पास सिर्फ 16 है, हमारे पास 264 है। यह तुलना भी अपने आप में अजीब है, हास्यास्पद है। हेलीकॉप्टर बांग्लादेश के पास 73 है, हमारे पास 869 है। टैंक बांग्लादेश के पास 320 है, हमारे पास, भारत के पास 4614 है। ये दोनों की तुलना देख लीजिए। आर्टिलरी बांग्लादेश के पास 464 है, भारत के पास 3383 है। भाई कहां है बांग्लादेश? 71 रॉकेट है, भारत के पास 702 रॉकेट हैं। और जंगी जहाज की बात करें तो बांग्लादेश के पास 117 जंगी जहाज हैं, भारत के पास 294 जंगी जहाज हैं। सबमरीन बांग्लादेश के पास 2 हैं, भारत के पास 294 हैं। ये क्या टिक पाएगा? बिल्कुल, हम कुछ और भी आपको दिखाएंगे तस्वीरें और ग्राफिक्स, लेकिन उसके जरिए आपको बताएंगे कि अभी फिलहाल ताकत पर जरा हम अपने विशेषज्ञों से समझें कि ये ताकत दिखाने के पीछे, और हम आते हैं ताकत दिखाने के पीछे दरअसल ये वजह हम समझना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के पास इतनी भी ताकत नहीं है
कि वो लड़ सके तो फिर लड़ना क्यों चाह रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्रन डिफेंस एक्सपर्ट हैं, युवराज पोखरना कॉलमनिस्ट हैं हमारे साथ, जयंत कृष्ण हैं विदेश मामलों के जानकार, महेश सचदेव हैं पूर्व राजदूत। महेश जी, हमने जो ताकत दिखाई और जो तस्वीरें हमने एक एक कर अब तक दिखाई, और रिसेंटली जो ढाका में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़, एक एक तस्वीर उकसावे वाली कार्रवाई है। और बांग्लादेश बार बार ये बता रहा है कि हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुधरेंगे। विदेश सचिव के दौरे से क्या बांग्लादेश सुधरेगा? महेश जी। धन्यवाद। आपने जो कहा वो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको कुछ परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है। बांग्लादेश को एक बांग्लादेश के नाम से जानने की से ज्यादा जरूरत है कि हम वहाँ की आंतरिक स्थिति को और परिस्थितियों को समझें। बांग्लादेश में जैसा आप जानते हैं कि एक क्रांति हुई है और शेख हसीना को 5 अगस्त पिछले साल को इसी साल उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया गया है। और एक तरह से सैनिक सरकार है, और जिसके के मुखौटा जो है वो यूनुस बने हुए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। और इनका जो है वो संक्रमण काल है, और चुनाव होने की जो है वो घोषणा होनी बाकी है, लेकिन वो कटिबद्ध हैं कि चुनाव किया जाए। तो इस काल में तरह तरह की जो शक्तियां हैं बांग्लादेश की राजनीति में, उनके जो इकोसिस्टम में, उसको वो अपने तरह से काम कर रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ी चीज यही होती है कि बड़ा भाई, बिग ब्रदर बगल में है, जिससे कि हमें खतरा है। तो अगर बांग्लादेश की अपनी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, या वहाँ पर आर्थिक दशा डामाडोल है, बिजली नहीं है, और नौकरियां कम हैं, जो कि जो विदेश महेश जी, ये सारी चीजें नहीं, महेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि इन सारी चीजों को लेकर भारत तो पहले से ही मददगार रहा। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि अगर वहाँ कट्टरपंथियों की सरकार है, या कट्टरपंथियों की या जमातियों की अगर वहाँ पर चल रही है, और हम हिंदुओं भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और अब यहाँ तो बॉर्डर पर भी अब सिक्योरिटी वहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, तो बड़ा भाई होने के नाते हम सब कुछ देखते रहें क्या? अब मेरा सवाल है कि विदेश सचिव के दौरे से हमें क्या मिलेगा? इस दौरे को लेकर आपसे सवाल है, समझना चाहूंगा क्या। जी, विदेश सचिव का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, वो 2 दिनों में शुरू होने वाला है, और नई सरकार के साथ ये पहला एक बड़ी पहल की जा रही है भारत द्वारा। और मेरे ख्याल से ये काफी संवेदनशील मुद्दा है, और लेकिन यही अकेला मुद्दा नहीं है, और भी कई मुद्दे हैं, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंध को बदले जा रहे हैं, और भारत को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है उनके समाचार पत्रों में वगैरह, और हिंदू माइनॉरिटीज पर या ईसाई माइनॉरिटीज पर इस तरह के जुल्म हो रहे हैं, उन सब के बारे में बात करने का एक अवसर है। और इस अवसर का सही दोहन करना जरूरी है। लेकिन अगर हम उत्तेजित होकर के इस समय बात करेंगे, तो एक दूसरे से बात करने की बजाय एक दूसरे पर बात करेंगे, और तू मैं होगी, और उसका नतीजा मेरे ख्याल से जो हमें तो आपको लगता है कि डिप्लोमेसी से सारी चीजें अभी भी सुधर सकती हैं? यूनुस सरकार अभी भी इन चीजों को कंट्रोल कर सकती है? वो तो हम लोग कर ही रहे थे, डिप्लोमेसी चैनल तो हमेशा खुला रहता है, और उस चैनल से हम लोग बात कर ही रहे थे। लेकिन स्तर बदलता है ना। अगर विदेश सचिव जाते हैं वहां पर, तो उनको वो दिखाते हैं कि भारत सरकार जो है वो किस उसका सही आकलन क्या है, और तो एक तरह से चेतावनी भी दे सकते हैं, एक तरह से उनको ये भी दिखा सकते हैं कि भारत के साथ सहयोग करने से क्या लाभ होंगे। और इन परिस्थितियों के बारे में ये जो बांग्लादेश का जो परिप्रेक्ष्य है, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये एक बड़ा पॉइंट आपने कहा कि हम समझा सकते हैं और चेतावनी भी दे सकते हैं। विदेश सचिव अगर जा रहे हैं
तो हम चेतावनी भी दे सकते हैं और समझा भी सकते हैं पहले, क्योंकि डायलॉग के जरिए समझाने की एक प्रक्रिया, और बिल्कुल विदेश सचिव स्तर पर अगर ये दौरा हो रहा है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। लेकिन जयंत कृष्ण जी, वो विदेश सचिव के दौरे को लेकर भी अगर उनकी गंभीरता होती बांग्लादेश की, तो अभी भी रिसेंटली ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब बॉर्डर पर वहां की आर्मी वहां की सेना घुसपैठ कर रही है और यहाँ के मंदिर निर्माण को रोकने का प्रयास कर रही है। ये तो अराजकता जैसी स्थिति है। एक डिसिप्लिन भी होती है किसी भी दो देशों की सेना के बीच में। देखिए, पहले हमें समझना चाहिए कि जो बांग्लादेश है वो इस समय एक ट्रांजिशन की स्टेज में है। एक गवर्नमेंट गिरी है और ये केयरटेकर के तौर पे वो सरकार चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब। और एक बात हमें ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि बांग्लादेश एक पड़ोसी राज्यों में बहुत ही कम मुल्कों में एक ऐसा मुल्क है जिससे भारत के संबंध एक अच्छे रहे हैं रिसेंट पास्ट में। तो हमें बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर और अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की माइट को कंपेयर करके कि कौन माइटियर है, ये सब चीजों से हमें रेफ्रेन करना चाहिए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब भी जो है वो बहुत नोबेल लॉरिएट हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे माइक्रो क्रेडिट के एरिया में बहुत ज्यादा सोशल डेवलपमेंट का काम किया है, जिससे पूरी दुनिया। सॉरी जयंत जी, मैं मोहम्मद यूनुस की तारीफ के सुनने के लिए नहीं है सर, प्लीज। नहीं, आप नहीं है तो नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, ये आप समझ लीजिए। आप समझिए कि सर मोहम्मद यूनुस अगर वहां पर हैं तो आपको लग रहा है, आपने जो आप उनका विवरण दिया, अगर ऐसा होता तो वो रोक लेते, वो रोकते। इसका मतलब या तो वो कठपुतली बने हुए हैं। देखिए, ऐसा है, ये बहुत सी चीजें जो ऐसा हो रहा है कि मंदिरों का जो भी हमला हुआ है या जो भी हुआ है वो सही नहीं है, उसको वो बिल्कुल गलत है, उसको कोई भी सही नहीं कर सकता। लेकिन भारत को ये प्राइमरली बांग्लादेश का इंटरनल अफेयर है, और जिस तरह से बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम्स है, कई और मुल्कों में प्रॉब्लम्स है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स दूसरी डायरेक्शन में भारत में भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा उत्तेजित होके कोई चीज सॉल्व होने वाली है। हमें अपने पड़ोसी मुल्क की प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं वो बिल्कुल सर, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि संवाद से समाधान जहां तक निकले हमें संवाद का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उकसावे की कार्रवाई तो आप मानते हैं ना उधर से हो रहा है। और आप जिस मोहम्मद यूनुस की को लेकर आप कह रहे हैं नोबेल विजेता है, बिल्कुल नोबेल पुरस्कार विजेता है, सम्मान है, लेकिन वो मोहम्मद यूनुस का एजेंडा शायद उनका कुछ और है, वो किसी और के इशारे पर चल रहे हैं, शायद पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता होना और पाकिस्तान के इशारे पर चलना या कट्टरपंथियों के इशारे पर चलना दो अलग अलग बात है। देखिए, वो स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे हैं। ये बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के एंटीथेसिस है, और वो आप अभी भी जयंत जी ये कह रहे हैं चटगांव का पोर्ट खोला गया पाकिस्तानियों के लिए, अब जो वीजा में इतनी ढील दी गई कि विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस पाकिस्तानी आ सकते हैं, और ये सारा कुछ उनकी अंतरिम सरकार है उसमें ये हो रहा है। ये 53 साल में पहली बार पाकिस्तान का ये पाकिस्तानियों के लिए पोर्ट खोला गया सर। उनकी एंट्री फ्री कर दी गई। ढाका यूनिवर्सिटी में जो बैन लगा हुआ तो वो बैन हटा दिया गया। देखिए, ये एक वीजा रिजीम को रिलैक्स करना वो एक बात है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बांग्लादेश में एंट्री मिलना या ये एक बिल्कुल अलग बात है। इससे ये नहीं साबित होता कि चटगांव पोर्ट 53 सालों में पहली बार, या पहली बार ही हम कहेंगे बांग्लादेश के बनने के बाद से, चटगांव पोर्ट पर पहली बार पाकिस्तान का जहाज पहुंचा। ये आप सर, आप ठीक है, आपका नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से करीबी तो ये सारी चीजें बता रही है ना। मैं आप एक और मेहमान को लाना चाहूंगा यहां पर जरूर, और ये मुझे लगता है कि संजय मिश्रण साहब, यहां हम मोहम्मद यूनुस से क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि हम उम्मीद कर सकते हैं, या पाकिस्तान से करीबी हम नहीं देख पा रहे हैं? देखिए सुमित, एक तो आपको पता है मैं भारतीय सेना से हूं, तो मेरा रैंक है मेजर जनरल। जी सर, सॉरी मेजर जनरल जी, मेजर जनरल साहब। ये चैनल बांग्लादेशी भी देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि देश में भारतीय सेना जी, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, और सॉरी मैं आपको मेजर जनरल संजय मिश्रण जी। जी देखिए, पहली बात ये बांग्लादेश को हमने खड़ा किया था, कोई डाउट ही नहीं है। भारतीय सेना का इसमें बहुत बड़ा रोल था 1971 में, और उसके बाद क्योंकि सेना में रहने के बावजूद मेरे को पता है कि भारतीय सेना और बांग्लादेश के साथ बहुत हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। उनके ऑफिसर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, हमारे भी जाते हैं, उनके नेशनल डिफेंस कॉलेज तक ऑफिसर जाते रहे। और मैं खुद भारतीय सेना के चीफ के साथ 2007 में बांग्लादेश की विजिट में गया था, और मेरे को याद है कि वहाँ जब हम उनके आर्मी इंस्टीट्यूट्स और हर जगह गए थे तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब मिला था। और जो उनका
इंडिया के प्रति लगाव था, रिस्पेक्ट थी, बहुत अच्छी थी। और साड़ीज की बात हो रहे हैं तो मैं जब उनकी बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी में गया था, जहाँ उनके कैडेट्स ट्रेन होते हैं, वहां पर कई महिलाएं जो वहाँ की हैं वो सब साड़ीज पहनी थी, और साड़ियों का वहाँ काफी बहुत अच्छा कारोबार था, और काफी हद तक वहाँ लोग भारत को रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे को याद है वहाँ के जो जवान और ऑफिसर्स थे वो बोलते थे हमें इतना गर्व लग रहा है कि भारतीय सेना के चीफ आए हैं। तो बांग्लादेश वो देश है, मैं ये बैकग्राउंड बताना जरूरी समझ रहा हूँ। दूसरा, एक और चीज है, बांग्लादेश में जो तरक्की हुई है कुछ साल पहले, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई थी, बल्कि एक स्टेज ये थी कि इंडिया से भी हाई थी, तो वो एक देश तरक्की की ओर जा रहा था। अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्टेटेड एम और एजेंडा क्या है? उनका स्टेटेड एम और एजेंडा है कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या म्यांमार हो या कोई भी हो, इन सब के अंदर ये कट्टरपन लेके आना, रेडिकलिज्म लेके आना, जिससे वो भारत को चोट पहुंचा सके। और आज की तारीख में सबसे अच्छी लड़ाई होती है जो ये पाकिस्तान करता है, वो है टेररिज्म, और वही उनका इरादा है। तो बांग्लादेश में ये जो ट्रांजिशन सरकार आई है, वो मोहम्मद यूनुस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और रेडिकल एलिमेंट्स पाकिस्तान के बेहस पे, उसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रूप है। जी। और उनका स्टेटेड एम यही है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, और वो डिस्टेबलाइज करने के लिए ये जो धर्म का वो एक सहारा ले रहे हैं, जो उन्होंने अपने पाकिस्तान में लिया, अफगानिस्तान में लिया। मैं खुद अफगानिस्तान में था, तो मेरे को पता है वहां पर आज की तारीख में जो पाकिस्तान, ये जो अफगान्स हैं, वो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, नंबर 1 नफरत करते हैं, और भारत को सबसे नंबर 1 देश मानते थे। तो वो स्ट्रेटेजी वहां पर उनकी फेल हो गई, और वही स्ट्रेटेजी आज बांग्लादेश में चाह रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन डायलॉग डिप्लोमेसी तो है, लेकिन एक और तरीका है। भारतीय सेना के कई ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 71 की लड़ाई की है और देश को खड़ा किया है जी। मेरे ख्याल जितने भी रिटायर्ड जनरल्स हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। हम हर साल ये विजय दिवस बनाते हैं, बांग्लादेश में हमारे ऑफिसर जाते हैं, वो भी आते हैं, और बहुत बड़ा इसमें शो होता है, तो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो एक डेलीगेशन जानी चाहिए और इनफॉर्मल उनसे टॉक्स होनी चाहिए। दूसरा, भारतीय सेना के कई सेना नहीं, हमारे भारत देश के कई एम्बेसडर्स रह चुके हैं, डिफेंस अटैचीज रह चुके हैं, कई ऑफिसर जिन्होंने वहां कोर्स किया है, नेशनल डिफेंस कॉलेज वगैरह, इनकी एक और डेलीगेशन जानी चाहिए। बांग्लादेश की जनता को और वहां के जो लोग हैं उनको समझाना चाहिए, इनके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपनी इकोनॉमी को अच्छा करें जैसे थी, या पाकिस्तान के रास्ते में जाएं, और फिर पाकिस्तान में वही होगा जो आज उनको दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मैंने पहली ही बात कहा था कि पाकिस्तान की राह पर अगर बांग्लादेश जा रहा है तो फिर खाने को मोहताज हो जाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन की बात बिल्कुल आपने जो कही है बहुत अच्छा है कि ज़रूर वो अनुभव काम आता है, या वो नज़दीकियाँ काम आती हैं, आपके अपने रिलेशन भी काम आते हैं, व्यक्तिगत कभी संबंध भी काम आते हैं। लेकिन समस्या कितनी बड़ी है ये ज़रा समझना होगा। अभी अगर बॉर्डर पर ड्रोन की तैनाती होती है या एयरबेस को अलर्ट करने की बात होती है तो समस्या कितनी बड़ी है, मैं उस पर भी आता हूं। युवराज पोखरना जी, आपके पास आता हूं, लेकिन यहां पर जरूरी है दर्शकों को भी बताना और मैप के जरिए बताना। चिकन नेक की बात बार बार ये आती है, तो वो चिकन नेक क्या है और चिकन नेक हमारे लिए कितना सेंसिटिव है और उसे सिक्योर रखना कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि चीन की भी डोकलाम विवाद हुआ था, तो चीन की भी नजर माना गया था, यही है। उस चिकन नेक को तोड़ने की या उसे कंट्रोल करने की कोशिश कई बार की गई थी, वो मैप जरा दिखाइए। और उस चिकन नेक के जरिए जो हमारा रास्ता, जो 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य जुड़ते हैं, ये वो समझिए कि इंडिया है। और ये वो चिकन नेक है जो रेड आपको बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो चिकन पॉइंट है, यहाँ इधर नेपाल है और ये बांग्लादेश है। यहाँ नीचे पेट्रोपोल बॉर्डर, ये बांग्लादेश है। इसकी आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है चौड़ाई और लंबाई। जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर है, और ये जो चौड़ाई है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगाइए कि 20 से 22 किलोमीटर की चौड़ाई वाला ये चिकन नेक, ये भारत, और यहीं से फिर इधर से फिर आप समझिए मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और फिर त्रिपुरा से सटा हुआ ये इधर से भी बांग्लादेश का बॉर्डर। तो बांग्लादेश का बॉर्डर जो है ये चिकन नेक है, मेघालय, यहाँ त्रिपुरा से, और इधर पश्चिम बंगाल जो पेट्रोपोल बॉर्डर कहलाता है।
तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, और ये बहुत सेंसिटिव है। और यही समझिए कि चिकन नेक से ही कुछ दूरी पर, आप समझिए कि 53 किलोमीटर और 132 किलोमीटर की दूरी पर दो गांव हैं बांग्लादेश के ही, जहां पर वो एयरबेस की बात आ रही है। जो एयरबेस एक्टिव नहीं थे, लेकिन उसे अब एक्टिव किया जा रहा है। और उस एयरबेस, एक तो ठाकुर गांव कहा जाता है, एक तो मनीर कहा जाता है, उस दोनों गांव में एयरबेस को एक्टिव किया जा रहा है। या फिर ड्रोन की भी तैनाती की बात कही जा रही है, तो चिटगांव में ड्रोन की तैनाती की बात कही जा रही है। और वो TB2 ड्रोन जो है, टर्किश ड्रोन, उस ड्रोन के जरिए निगरानी या जासूसी की बात हो सकती है। तो क्या ये टारगेट है, चिकन पॉइंट टारगेट है? संजय मिश्रण साहब, जवाब मैं चाहूंगा यहीं से कि क्या ये टारगेट हो सकता है चिकन पॉइंट, और ये साजिश पाकिस्तान की, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बांग्लादेश को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और ये टारगेट और ये साजिश इतनी गहरी साजिश हो सकती है? देखिए, मैंने नथुला ब्रिगेड कमांड की थी, और वही नथुला ब्रिगेड सिक्किम के नीचे ये चिकन नेक है, तो मेरे को ये इलाके के बारे में पूरी नॉलेज है जी। जहां तक चिकन नेक का सवाल है, ये इंडिया की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है, और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो है चाइना का। चुम्बी वैली के थ्रू यहाँ से आके चिकन नेक को काटना और हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को कट कर देना, और वो बांग्लादेश को शामिल करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी में 3 देश शामिल होंगे, या मैं बोलूंगा 2 मेजर प्लेयर्स हैं, वो है पाकिस्तान और चाइना। और रास्ता किसको इस्तेमाल किया जाएगा, किस देश को इस्तेमाल किया जाएगा, वो है बांग्लादेश। और इसीलिए आज की तारीख में जो मणिपुर में भी जो हो रहा है, वो इंडिया के हित में नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना का जो प्राइमरी रोल है, वो हमारा जो मेन दुश्मन है चाइना, नॉर्दर्न फ्रंट्स में, वहां पर लड़ाई करने के लिए है, ना कि इंसर्जेंसी फाइट करने के लिए। इस पूरे इलाके में अगर इंसर्जेंसी शुरू होती है, टेररिज्म शुरू होती है, जो अभी मणिपुर में हो रही है, तो आप देखिएगा भारतीय सेना पूरे नॉर्थ ईस्ट में सक इन हो जाएगी, और जो हमारा मेन रोल है बॉर्डर पे लड़ना चीनी सेना के साथ, वो हमारा बहुत हद तक निगेट हो जाएगा। तो ये आज भारतीय सेना के लिए और पूरे देश के लिए एक हमारे लिए बहुत ही मैं बोलूंगा कॉशन है कि ये जो चिकन नेक का इलाका तो है ही, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है और जो मणिपुर में हो रहा है, इसको अगर हमने सही समय में करेक्ट नहीं किया, बिल्कुल, और हमारी डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी अगर यहाँ पर अच्छी तरह काम नहीं कर पाई, तो इसके भरपूर परिणाम मैंने आपको बता दिया है। इंडियन आर्मी यहाँ पर इंसर्जेंसी में सकिन हो जाएगी। और आपको पता है अभी, और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि, और अगर हम यहाँ ये कंट्रोल को लेते हैं, और ये एक नया चैप्टर आतंक का हम ये मान सकते हैं कि नया बेस यहाँ बनाने की कोशिश इसके आसपास बांग्लादेशी बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान कश्मीर में POK में बेस बनाता था, अब यहाँ पर शायद अगर ये समझिए कि चिकन नेक है और यहाँ पर अगर बेस बनाता है पाकिस्तान के तरफ से जो ट्रेंड आतंकी हैं, रोहिंग्या आतंकियों की बात हो रही है, 100 ट्रेंड आतंकियों की, वो अगर वो यहाँ बेस बनाता है तो आराम से घुसपैठ करके, और वो जो श्रीनगर से या कश्मीर से पहले सीमा पर आतंकवाद, अब ये नया चैप्टर पूर्वोत्तर राज्य और इधर पश्चिम बंगाल में अटैक हो सकता है। लेकिन सवाल है कि अब यहाँ इलाज क्या है, ये तो आपने समझ लिया, और इलाज क्या है और समस्या कितनी गंभीर है ये आपने समझ लिया। युवराज पोखरना साहब, इलाज क्या है? हम सामान सप्लाई रोक दें क्या बांग्लादेश को? सुमित जी, सर्वप्रथम मैं सबसे आखिर में बोला हूं, सभी को सुना जी। तो इलाज पे आने के पूर्व मैं कुछ बिंदु रखना चाहूंगा जिसपे मेरा कुछ हद तक मतभेद है सारे एक्सपर्ट से। यहाँ किसी ने कहा कि नोबेल लॉरेट पुरस्कृत है ये, तो जनाब ओबामा साहब भी नोबेल लॉरेट थे, उनको किसका नोबेल पीस प्राइज मिला? कि उनका रिकॉर्ड है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों को बॉम्बिंग करने का उनको नोबेल मिला था। तो नोबेल वाला ढकोसला है। बात हुई, आपने अर्थव्यवस्था की बात की, तो बांग्लादेश एक भिखमंगा देश है, उनकी GDP भारत से 9 गुना कम है। दूसरे अर्थों में कहूं तो 9 टाइम्स अधिक बड़ी GDP भारत की है। तो ये आप जो विचारों को लेके वायलेंस से लड़ने जा रहे हैं सुमित भाई, ये संभव नहीं है। वो वायलेंस लेके लड़ रहे हैं और हम विचारों से लड़ रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। और कुछ हद तक आपके भी मोनोलॉग में आपने कहा था कि डिप्लोमेसी का दरवाजा तो कायम खुला रहता है, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि डिप्लोमेसी होने के बाद हम तो उनके पिता तुल्य माने जाते हैं कि भाई भारत की वजह से बांग्लादेश का अस्तित्व है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उसके बाद भी हमला हो रहा है? तो ये हमला इस्कॉन पे नहीं हो रहा, ये जो 20-20
जिहादी एक हिंदू महिला का रेप कर रहे हैं, तो वो महिलाएं उसलिए रेप नहीं कर रहे हैं। ये इस्कॉन या महिला, इसको बड़े मापदंड में आप देखें तो ये हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा बाहर आ रही है। और आप देखें तो ये इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक थियोलॉजी से आप इसको कनेक्ट करने का प्रयास करें, वो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा, शरिया का क्लासिकल डॉक्ट्रिन है कि जहां भी दारुल हर्ब है, अर्थात ये काफिर और मोमिनों के बीच में यदि द्वंद है, तो ये दायित्व है इस्लामिक स्टेट का, हाँ। इस परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान का, ठीक कि है। वो जो हर पॉसिबल तरीके से मदद पहुंचाए ताकि दारुल हर्ब दारुल इस्लाम में कन्वर्ट हो। सर तो युवराज जी, मैं वही तो ये कह रहा हूँ क्लासिकल कि डॉक्ट्रिन नहीं को नहीं आप मैं ये देखें तो युवराज आपको, जी, सुमित जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए मैं भाई आ साहब, रहा हूँ, मैंने सब आप कुछ ही सुना के था। पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। सर। मैं ये कह रहा हूँ कि शरिया या जो तमाम चीजें हैं भाई, बिना दाने के, बिना खाने के थोड़ी हो सकता है, बिना खाना पीना के तो नहीं हो सकता है। तो हम खाना पीना बांग्लादेश को भेज रहे हैं, वहां कट्टरपंथी हमारे भेजे खाना। तो जरा देखिए, अब मैं चूंकि एक आंकड़ा दिखाता हूं कि हमारे भेजे गए अनाज, गेहूं चावल खा खा कर वो हमारे हिंदू भाई को मार रहे हैं। और कैसे, आंकड़ा दिखाइए जरा। और आंकड़े ये बिल्कुल IBEF.org, वहां पर भारत सामान भेजना बंद कर दे तो क्या होगा। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत, सबसे ज्यादा निर्यात यहां से होता है। भारत बांग्लादेश के बीच जो $14 मिलियन का व्यापार है, $14 मिलियन का व्यापार, इसमें $12 बिलियन का सामान निर्यात करता है, यानी भारत से जाता है $12 बिलियन का। बांग्लादेश से सिर्फ हम मंगाते हैं $2 मिलियन का सामान आयात हम करते हैं। अब यहां क्या होगा, बांग्लादेश में गेहूं चावल पेट्रोलियम उत्पाद है, बिजली भी भारत से ही, NTPC का पावर प्लांट है, अडानी ग्रुप का। वित्त वर्ष 2023-24 का आंकड़ा देखिए, बांग्लादेश को 6052 वस्तुओं का निर्यात हमने किया, 6052 वस्तुएं भेजी। वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश को निर्यात का आंकड़ा $12.20 अरब, $816 मिलियन का हमने पेट्रोलियम उत्पाद फिर भेजा, $816 मिलियन का पेट्रोलियम उत्पाद लेकर वो चढ़ाई कर रहे हैं। $556 मिलियन का अनाज, $531 मिलियन का के सूती कपड़े हमने भेजे हैं, $430 मिलियन के केमिकल्स, $1.02 अरब के कपास धागे हमने भेजे हैं। यानी बांग्लादेश से भारत को करीब $2 अरब के 1154 वस्तुओं का आयात सिर्फ हमने किया है, मात्र $2 अरब का। यानी भारत बांग्लादेश को बिजली का बड़ा हिस्सा भी देता है। इन वस्तुओं के अलावा बिजली का बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से बाकायदा प्लांट लगाए गए हैं, प्लांट स्थापित किए गए हैं। NTPC के हमने पावर प्लांट लगाए हैं। NTPC के बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया है। अब समझिए कि भारत वहां पर क्या क्या दे रहा है। अडानी ग्रुप भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, और अभी बिजली बिल जमा नहीं किया था, पेमेंट विवाद में हमने झटका दिया, तो फिर साहब ने कटौती कर दी। बांग्लादेश ने कहा कि हम आधी सप्लाई कटौती करते हैं, आधी बिजली हम नहीं लेंगे क्या, आधी कटौती कर दी गई। और दोनों देशों के बीच ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी चीजों का भी व्यापार होता है। और उसके अलावा अब समझिए कि अगर ये सामान भेजना बंद कर दे तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा, गेहूं चावल खाने की चीजों के लिए दाने को मोहताज हो जाएगा। अब सवाल यही है कि ये सामान हम बंद कर देते हैं, युवराज जी, अगर बंद कर दें तो ये शरिया और ये तमाम चीजें और इस्लामिक, ये खाली पेट तो नहीं होगा ना कट्टरपंथियों का। देखिए, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि भूखे पेट भजन नहीं होते हैं, लेकिन भूखे पेट जिहाद अवश्य हो सकता है। मुझे कुछ सेकंड दीजिए। अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में कहा था, इसको नाम दिया था गैंगस्टर मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। आप सड़क पे आइए, आप आगजनी और दंगा करिए, और बैक एंड पे जिन्ना की तरह पढ़े लिखे आपके जो लीडरान है वो नेगोशिएशन करेंगे। तो ये वायलेंस है, ये बार्गेनिंग टूल है, और भारत नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं, ये लोग तो ले लेंगे ना डीप स्टेट से। भाई मैं आपको एक नाम बताता हूँ, मुशफिकुल फजल, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जो कि OCCRP के साथ जुड़ा हुआ है, जो भाई बांग्लादेश से भी भागा हुआ है, और वही OCCRP जो कि जॉर्ज सोरोस से फोर्ड फाउंडेशन से जुड़ी है, वही OCCRP जिसका बोलबाला भारत की संसद में हो रहा है, जो भारत की लीडिंग पार्टी बीजेपी जिसके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी है। तो ये सारी डीप स्टेट की साजिश है। और आखिरी 10 सेकंड, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, या वो आपका लेबनान हो, ये तो इनका एक मोडस ऑपरेंडाई है। एक आप पहले रेवोल्यूशन क्रिएट करिए, रेवोल्यूशन के नाम पे जितने भी माइनॉरिटी है
गैर मुस्लिम, उनको मार खदेड़ के भगा दीजिए और फिर नेगोशिएट करके आप अपना शरिया और इस्लामिक स्टेट ले आइए। तो ये तो मोडस ऑपरेंडाई सालों से रघुकुल रीत सदा चली आई। पिछले 50 साल की हिस्ट्री आप देख लीजिए। गलती है कि हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, गलती है कि हमने अंबेडकर को नहीं पढ़ा, ये हमारी गलती है। ये कोई नई बात नहीं है और ये इनकी मोडस ऑपरेंडाई साहब चलती आई और आगे भी चलेगी। ठीक है जयंत कृष्ण जी, जी तो क्या अब अभी भी आप ये बात मान रहे हैं कि हम बांग्लादेश से उम्मीद करें, या फिर ये इलाज आप जिस तरह का सॉल्यूशन यहाँ पर संजय मिश्रण साहब जनरल साहब ने बताया कि भाई हम एक आर्मी जो वहाँ पर लड़े, ऐसे आर्मी जो रिटायर्ड आर्मी हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, उन्हें भेजें, उनका प्रतिनिधिमंडल भेजें या फिर एम्बेसडर को भेजें, ये सब इलाज है या फिर ये सामान बंद करना इलाज है? इलाज तो कुछ करना पड़ेगा ना, या फिर हम नोबेल विजेता मानकर छोड़ दें कि हम खुद ठीक कर लेंगे? नहीं, नोबेल विजेता से मेरा ये मतलब नहीं था कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मेरा ये मतलब था सिर्फ कहने का कि वो एक क्रेडिबल लीडर रहे हैं, हालांकि वो हालात सुधार नहीं पा रहे। नहीं सर, क्रेडिबल लीडर नहीं सर, प्लीज 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 प्लीज, क्रेडिबल लीडर आप कैसे कह सकते हैं? आप हिंदुओं तर्क को दीजिए मारने सर, में तर्क credibility दीजिए। उनकी। एक क्रेडिबल व्यक्ति हैं जो हालात को पे काबू नहीं बिल्कुल कर नहीं पा सर, रहे। क्रेडिबल व्यक्ति कैसे कह रहे हैं आप उन्हें? उनका उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके हिसाब कोई से सर आप उसमें पास्ट केवल 10 रिकॉर्ड आप सेकंड मुझे बोल रहे हैं। बताइए, युवराज पोखरना जी। केवल 10 सेकंड साहब, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। ये वैश्विक कंट्रियों की ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत बांग्लादेश लगभग समान है, 3 रैंकिंग का फर्क है, लेकिन असलियत हम जानते हैं। सुमित जी आपने बताया कि इन भिख मंगों को खाना पीना हम दे रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, और ये क्रेडिबिलिटी है, ये मापदंड, ये मानक है। और उसी नोबेल पुरस्कृत आपके ये मोहम्मद यूनिस की क्या क्रेडिबिलिटी है? हिंदू बेटियों का रेप कराना, एक हिंदू बेटी पे 20-20 मूल्य चढ़ते, ये इनकी क्रेडिबिलिटी? या मंदिरों को जलाना, ये इनकी क्रेडिबिलिटी? ये सारे दकियानूसी इंडेक्स, दकियानूसी नोबेल है, और ये नोबेल के हैंगओवर से हमको बाहर आने की जरूरत है साहब। नहीं तो ये ओबामा से बड़े नोबेल लॉरेट तो ये नहीं है। ओबामा की क्या क्रेडिबिलिटी रही? कितने ठीक है देश, जयंत कितने कृष्ण जी, लोगों को उन्होंने सर उड़ा दिया। बिल्कुल हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए डिप्लोमेटिक रूट को हमें ट्राई करना चाहिए। वो अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, उसकी रियल सेंस में एक शुरुआत हो रही है। जो फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर जा रहे हैं और हर तरह से, बिकॉज पॉलिटिकल लेवल पे अभी इंगेजमेंट बहुत डीप पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी एज सच गवर्नमेंट को नहीं फॉर्म किया हुआ है। तो भारत की कोशिश ये होनी चाहिए कि बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी इलेक्शंस हों और एक पॉलिटिकल रिजीम वहां पर आए, और तब तक, जब तक ये नहीं होता तब तक उसको डिप्लोमेटिकली चीज को करना चाहिए। मुझे लगता है ट्रेड ब्लॉक करने से कोई फायदा किसी का भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 चीजें हैं। जो भारत एड देता है वो ब्लॉक करना एक बात है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड देता है, लेकिन जो ट्रेड होता है वो भारत कोई या कोई भी मुल्क किसी के लिए खैरात नहीं करता। वो इकोनॉमिक सेंस बनती है दोनों कंट्रीज को आयात और निर्यात करने के लिए, और वही भारत और बांग्लादेश के नहीं बीच सर, में हो रहा है। निर्यात अगर कर रहे हैं तो ठीक है, मैं कह रहा हूं व्यापार रुकने से नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा? नहीं, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है, तो नुकसान हमारा भी होगा। और वो लोग सबसे उनको ज्यादा alternate- नुकसान किसका होगा सर? मैं ये मेरा सवाल देखिए, उनके पास वो चीजें नहीं आएंगी, उनको ऑल्टरनेट रूट से वो सोर्स करनी पड़ेंगी, बाकी मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। उनका भी नुकसान होगा, ठीक है, हमारा युवराज भी पोखरना बिजनेस जल्दी से, उसके बाद फिर बिजनेस संजय। पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा भी केवल 10 नुकसान होगा। सेकेंड। अडानी पावर ने अपनी बिजली सप्लाई बंद की क्योंकि ये बांग्लादेशी पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो बांग्लादेश की सरकार चाहती कि भारत हस्तक्षेप करे, लेकिन जब वहां हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा है, भारत अपनी चिंता व्यक्त करता है, तो बांग्लादेश ये कहता है कि ये तो साहब हमारा अंदरूनी विवाद है, अंदरूनी मामला है। तो ये तो दोहरा मापदंड हुआ, और इन जाहिलों के साथ क्या डिप्लोमेसी करेंगे फिर? और डिप्लोमेसी की बात मैं ये भी समझना चाहूंगा जयंत कृष्ण जी, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल रिजीम नहीं है, सरकार नहीं है, तो अब डिप्लोमेसी चैनल किससे? हम कट्टरपंथियों से या मोहम्मद यूनुस से? फिर बिल्कुल मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार तो हम मान लिए कि कठपुतली है। अब मेजर जनरल साहब ने भी कह दिया कि ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसके पीछे है, और पाकिस्तान ये चाहता है कि अब ठीक है ट्रांजिशन फेज ही है, तब तक तो इन कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता है, ये हम मानकर चलें। क्योंकि ये अराजक स्थिति है ना, कि किसी देश में अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो सेना भी वहां पर जो काम करती है वो अपने सरकार के कहने के मुताबिक। सेना, आपको लगता है कि ये इस तरह की हरकत कर सकती है किसी दूसरे देश की सीमा में, वो भी भारत की सीमा में घुसपैठ करके वहां मंदिर निर्माण को रोक दे? ये किस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकत है? नहीं, वो जो अगर सेना वहां पर वाकई वहां की जो इंटरिम लीडरशिप है उसकी डायरेक्टिव्स
डायरेक्टिव्स को डिफाई करके कुछ कर रही है, तो एक और ज्यादा चिंता की वजह है कि कहीं ये आर्मी का कंट्रोल, जैसे पाकिस्तान में आर्मी और का एक बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा है वहां जी। की पॉलिटिकल उस पे, उसी तरह से कहीं बांग्लादेश में वो सिचुएशन अगर हो गई तो वो बहुत ही डेंजरस होगा। और एग्जैक्टली। और और जिस तरह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है बेइंतहा पिछले कुछ दशकों में, वही चीज बांग्लादेश में मैं रिपीट वही होगी। बार बार कह रहा हूं कि बांग्लादेश उसी राह पर चल पड़ा है। अगर अगर वहां पर, अब यहां पर शेख हसीना है, वहां अवामी लीग की पार्टी को आप दबा देते हैं। अब वहां पर स्थिति है कि लोकतंत्र की बहाल करने की जरूरत तब हो, या लोकतंत्र बहाल करने की कोशिश में, महेश सचदेवा जी आपसे आपके पास आऊंगा और ये डिप्लोमेसी की को लेकर ही मैं समझना चाहूंगा कि डिप्लोमेसी चैनल में एक तरफ एक डिप्लोमेट्स और दूसरी तरफ दूसरे डिप्लोमेट्स, लेकिन वो परिभाषा क्या है? वहां पर कोई अंतरिम सरकार है जो कठपुतली बनी हुई है, जिसने कंट्रोल खो दिया है? उससे क्या हम डिप्लोमेसी की उम्मीद कर सकते हैं? और अगर उम्मीद कर सकते तो अब तक क्यों हालात नहीं सुधरे? इसमें दो तरह के पैटर्न देखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सॉफ्ट एंड हार्ड पावर की बात करने की जरूरत है। दूसरी तरफ ये कि जो फ्रंट लोडिंग कर सकते हैं जिन चीजों की, उनकी फ्रंट लोडिंग करने की जरूरत है, ताकि विवाद को एक सीमा निर्धारित की जा सके और बांग्लादेश इस बारे में कोई भ्रम में ना रहे कि भारत में कितना रोष है या कितना भारत की संवेदनाशीलता इस बारे में है और कितनी सहन शक्ति भारत में है। तो सॉफ्ट पावर का जहां तक सवाल है, मिलिट्री सोल्यूशन की तो कोई बात नहीं कर रहे, सॉफ्ट पावर की ही बात हो रही है। तो हार्ड पावर की बजाय सॉफ्ट पावर के सब जो तंत्र हैं उनका इस्तेमाल करने की जरूरत है। कुछ चीजें कही गई जो कि जिनको कि अपनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ बांग्लादेश को ये बताने की जरूरत है, हमारा जो विदेश प्रचार माध्यम है उनके माध्यम से या औरों के माध्यम से, कि रास्ता उन्होंने चुनना है कि भारत के साथ सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं या भारत का विरोध करके अपने राजनीतिक हाथ सेक सकते हैं आग लगा करके। तो ये उनको निर्धारित करना है। दूसरी तरफ नहीं, हमें अभी भी महेश जी, तब पॉपुलर अभी लेवल भी, पर सर भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्या? एक तरह से उनकी जी। हरकतों से हमें नहीं दिख रहा है कि अभी मौजूदा की अंतरिम सरकार की मैं बात कर रहा हूं, उनकी जी। हरकतों से, अब अंतरिम सरकार में आप मोहम्मद यूनुस को ही सिर्फ हम देख रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस एक चेहरा है, मोहरा है। अब खालिदा जिया की पार्टी एक तरह से पीछे है, खालिदा जिया की आप पार्टी एक बिल्कुल तरह से सही पीछे कह है। रहे हैं। ये जो जॉकिंग फॉर पावर हो रही है, हाँ। मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते। वहां पर एक तबका है जो कहता है कि इसी को ही चलने दिया जाए, चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं, परिस्थितियां विषम हैं। दूसरी तरफ खालिद जिया के बेटे, अभी उनके ऊपर सारे आरोप हटा लिए गए हैं और वो लंदन से ढाका आने के लिए उद्यत हैं। और अगर आते हैं तो वो ये चाहेंगे कि ये ढकोसला जो अंतरिम सरकार का है उसको खत्म किया जाए और वो चुनाव हो, ताकि वो खुद वहां पर ताजपोशी अपनी कर सकें। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अब इसमें अगर आप नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्या हम अभी भी ये बांग्लादेश को ये मानकर चल रहे हैं कि भाई आप भारत के साथ चलना चाह रहे हैं या विरोध में चलना चाह रहे हैं? वो तो विरोध दिख ही रहा है उनका, भारत के बार बार कहने पर भी। ऐसा आप अगर बांग्लादेश के अखबारों को देखते हैं, अगर जो मैं देखता हूँ, हाँ। उससे वो एक दूसरा पक्ष भी आता है। वो कहते हैं कि भारत दुष्प्रचार कर रहा है, भारत अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, भारत ने हसीना को शरण दी है, वगैरह वगैरह। और ये एक ही राजनीति से, एक ही व्यक्ति तो के सर वहां के अखबार तो जुड़े उसी की रहे भाषा हैं। बोलेंगे ना, ये अब सब चीजें, उनको तो डर है। उनका पक्ष भी है जिसको कि आपको संभालना है, जिसको कि नकारना है, जिसको कि चैलेंज करना है। ठीक है सर। तो आप अगर इस तरह से बात करेंगे कि तलवार की धार पर बात करनी है, तो फिर तो आप अपना हित, जो आपके पास जो अभी भी आपकी लॉबी वहां पर है, जो लोग हैं जो कि भारत को का समर्थन करते हैं, वो एकदम से नहीं सर, आपने मेजर जनरल साहब की बातों को मैंने जब चिकन नेक का मैप दिखाया और पूरा समझाया बताया,
तो मेजर जनरल साहब ने भी कहा कि स्थिति कितनी गंभीर है। हम बांग्लादेश और मणिपुर मैं बार बार कह रहा हूं कि बांग्लादेश एक मोहरा भर है, लेकिन बांग्लादेश हमारे पड़ोस में है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान को हम नहीं करने दे सकते हैं ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा देर तक। जब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, एक और नया बेस बन जाएगा। जिस कश्मीर को कुछ गलतियों की वजह से हमने बनने दिया एक आतंक का नया बेस पीओके को, एक और क्या नया बेस हम बनने देने का इंतजार कर रहे हैं। मेजर जनरल संजय साहब, आपका सवाल क्या? क्या हम एक और नया आतंकियों का बेस बनने का इंतजार करें? क्योंकि कश्मीर को लेकर जो पीओके में जाहिर सीमा पर आतंकवाद, अब तक वहां से हम अब एक नया बेस, अगर आप देख रहे हैं कि चिकन नेक के पास बांग्लादेश के बॉर्डर, और उस बॉर्डर पर जो खबरें आ रही हैं कि जो आतंकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पर भर्ती कराया जा रहा है, ये तमाम खबरें, और पाकिस्तान की घुसपैठ, पाकिस्तान की शह पर सब कुछ हो रहा है, तो एक खतरा तो और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है ना। बिल्कुल, ये खतरा बड़ा होता जा रहा है। ये सारी स्ट्रेटेजी चाइना और पाकिस्तान की मिलके है। मैंने आपको बताया चिकन नेक तो बिल्कुल उनका एक स्ट्रेटेजिक एम है और पूरे नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करना है। इसलिए मणिपुर में जो हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। बांग्लादेश में अभी शुरू हो गया है और वहाँ बेसिस वगैरह बनेंगे। और देखिए, काफी सुझाव आए हैं कि इनका एड काट दो, इकोनॉमिक एड काट दो। पाकिस्तान की आज इकोनॉमी कहाँ पर है? अफगानिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर है? मैं वहाँ अफगानिस्तान में था तो भी टेररिज्म तो पनप रहा था ना। तो इकोनॉमिक एड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेररिज्म जो आप बोल रहे हैं वो पेट कट जाएंगे, उनके कोई पेट नहीं कटेगा। टेररिज्म तो सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन है आज की तारीख में वॉरफेयर में। और आज आप हर कंट्री में देख रहे हैं, पूरी विश्व में ये चल रहा है। सीरिया में क्या हो रहा है, हर जगह आप देखिए। तो टेररिज्म खत्म करने के लिए हमारे को अभी स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है वो तो करना पड़ेगा। साथ में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उनको एक्टिव होना पड़ेगा, और काउंटर मिलिट्री इंटेलिजेंस। और दूसरा, आपने ये कई बार बोला है कि हमारी इंडियन जमीन पे वो घुसपैठ किया उन्होंने असम में, और एक मंदिर रोकने के बनाया, वो उसको रोका है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आती है, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयड है, ये कहाँ तक सच है? अगर ये घुसपैठ हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहे पंजाब बॉर्डर हो या राजस्थान बॉर्डर है, कोई भी बॉर्डर हो, कोई भी जब बॉर्डर को पार करता है वो इंट्रूडर है और पूरी उनको छूट है उसको शूट करने की। ये इंट्रूडर घुसे कैसे? वो तो सबसे नहीं, लेकिन बड़ा सर आप तो इस बात से सहमत होंगे ना कि जो 4000 करीब 4000 किलोमीटर का जो लंबा बॉर्डर है, वो ये वर्स्ट बॉर्डर माना जाता है, कई जगहों पर ओपन भी है। बिल्कुल आप बोल रहे हैं वो पोरस बॉर्डर है। हाँ। लेकिन वहां पर हमारी तैनाती तो बढ़ाई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बढ़ी है। हाँ। और अगर वहां पर वो आए हैं, हाँ, नहीं आए, और फिर जब बीएसएफ जवानों ने फिर जवाब वहां पर दिया और तुरंत फिर भागे भी, फायर क्यों नहीं किया? उनको एप्रिहेंड क्यों नहीं किया? मेरा तो एग्जैक्टली, सवाल ठीक है, बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ये सवाल होना चाहिए। ठीक है युवराज जी, जल्दी से क्लोजिंग करूंगा मैं। सुमित जी, पाकिस्तान की एज अ स्टेट डॉक्ट्रिन है, उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो इन्होंने अपने छोटे भाईजान को एक्टिवेट किया है कि तुम इंडिया को परेशान करो, और पाकिस्तान पूरा प्रयास करेगा कि मध्यस्थता के नाम पे खुद कंसेशन मांगे। मीनवाइल बांग्लादेश को सपना ये दिया होगा कि तुम ये करते रहो, हम मध्यस्थता करके शेख हसीना तुमको दिलवा देंगे भारत से निकाल के। तो मुझे लगता है ये अगेन इनका गैंगस्टर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। नेगोशिएशन करना है इनको भारत से, जबरदस्ती करवा रहे हैं। उघरानी जो हम कहते हैं, उगाही का काम कर रहे हैं लोग अभी। तो नेगोशिएशन से बात नहीं बनेगी, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये गुंडागर्दी करके, आतंकवाद करके, भारत को आर्म ट्विस्ट करके नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश को चाहिए शेख हसीना, पाकिस्तान को चाहिए इकोनॉमिक कंसेशंस भारत से। तो आतंकवाद उनका एकमात्र औजार और जरिया है। तो यही तो मैं खतरा बार बार कह रहा हूं कि हम जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं उस डायलॉग के जरिए क्या हम, कोई स्कोप नहीं है। हाँ, क्या हम वो अचीव कर सकते हैं, क्या हम सिक्योर रख सकते हैं, या फिर हमें अपना ये जो बॉर्डर है या चिकन नेक की बात है वो उसे सिक्योर करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जल्दी से मेजर जनरल संजय साहब, आपका इस पर 10 सेकंड का रिएक्शन मैं चाहूँगा कि जो हवाई पट्टी की हमने बात की, ठाकुर गांव और लाल मनीर हाट जो उस चिकन नेक के बगल में है, उस एयरबेस को एक्टिव करने की बात है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हवाई पट्टी बंद थी, लेकिन हाल के दिनों में अब ये हवाई पट्टी को एक्टिव किया जाना, ये सारी चीज़ें खतरनाक है। हम देख नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, जहां तक मिलिट्री कैपेबिलिटीज का सवाल है, और एक पैनलिस्ट से मैं बिल्कुल सहमत हूं जिन्होंने बोला था
कि मिलिट्री कंपैरिजन तो करना नहीं चाहिए। देखिए, मैं भारतीय सेना में 40 साल रह के नहीं, मैंने खुद भी कहा था कि हास्यास्पद है, मैं तुलना कर रहा हूं तो हाँ, जी। तो वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो पट्टी बन गई, वो तो आज दूसरे दिन जिस दिन अगर लड़ाई हुई, खैर लड़ाई होगी नहीं, बांग्लादेश के साथ कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई तो पाकिस्तान करवाना चाहता है, और वो लड़ाई है आतंकवाद की, वही तो वो करना चाहता है, और जिससे पूरी इंडियन आर्मी वहां पर कमिट हो जाए, वो ठीक है। उनका स्ट्रेटेजिक एम है। तो इससे मेरे को कोई खतरा नहीं लगता। वहाँ एयर पट्टी बना लें, ये ड्रोन्स भी आए हैं, वो हर देश को अधिकार है अपने हथियार तो वगैरह एक तरह खरीदे। से सिर्फ और सिर्फ ये उकसावे की कार्रवाई और पाकिस्तान की शह पर दरअसल बांग्लादेश एक बलि का बकरा बनता जा रहा है, और ये आतंकियों के बेस को, नया बेस को, या आतंकियों का नया चैप्टर आप इसे कह सकते हैं, पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के जरिए